चलिए, तो हम लोग जो है न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में जो है हम पढ़े थे कि एक्सेलरेटिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और पुली से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम किए थे। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हेडिंग लगाइए, कंस्ट्रेंट मोशन। कहीं पर कंस्ट्रेंट लिखा रहे, कंस्ट्रेंट भी लिखा रहता है, तो कंस्ट्रेंट भी याद रख सकते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। तो हम लोग इस वीडियो में जो है कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है क्या? कंस्ट्रेंट मीन्स डिपेंडेंट, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट मीन्स होता है डिपेंडेंट। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो दूसरे मोशन के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब जुड़ा हुआ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले हम लिख लेते हैं इसका बारे में कि मोशन ऑफ टू और मोर देन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ टू और मोर देन bodies are interdependent, are interdependent, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है ना। और उस मोशन को मैथमेटिकली जो है रिलेट करना, मैथमेटिकली कैसे रिलेट करते हैं इसके बारे में हम तुमको बता रहे हैं। मैथमेटिकली जो है रिलेट करना ही जो है कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है। जैसे देखो, जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ पर एक पुली है, ठीक है, और यहाँ पे हिंज है, और यहाँ से एक ब्लॉक को ऐसे लटका दिए हैं M1 मास के, और इसी धागा से ऐसे लटकाते लटकाते इसी धागा से एक और M2 मास का ऑब्जेक्ट हम लटका दिए। अब बताओ कि M2 मास का ऑब्जेक्ट जब नीचे जाएगा G के कारण, मान लो कि इसके पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ A, तो इस M2 मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A है, तो M1 मास जो है वो M2 ने जा रहा है नीचे, M2 के जाने की वजह से M1 मास भी जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा किसी न किसी एक्सेलरेशन से। अब रस्सी जो है स्ट्रिंग सेम है, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो बताओ कि इसके इस मोशन M2 के मोशन के साथ जो है M1 का मोशन इंटरडिपेंड है। कैसे? इसका ये जब ब्लॉक नीचे गया तो ये ब्लॉक ऊपर गया। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे रिलेट करते हैं, इसी रिलेट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कंस्ट्रेंट कहलाता है। और इस तरह के जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट के साथ इंटरडिपेंडेंट मोशन, वो हमारा कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है। समझ गया ना। तो कंस्ट्रेंट जो होगा वो बेसिकली 3 तरह का होगा। कंस्ट्रेंट कितने तरह का होगा? 3 तरह का। एक होगा हमारा रोड कंस्ट्रेंट, रोड कंस्ट्रेंट, रोड कंस्ट्रेंट। फिर होगा हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और एक होगा हमारा वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट। तो हम जो है तीनों के बारे में बारी बारी से हम पढ़ने वाले हैं। रोड कंस्ट्रेंट क्या होता है, रोड के अंदर किसी एक पॉइंट का मोशन जो है दूसरे पॉइंट के साथ कैसे इंटरलिंक्ड होता है, इसमें पढ़ेंगे। उसी तरह स्ट्रिंग के अंदर होगा, उसी तरह वेज के अंदर होगा। तो सबके बारे में डिटेल में जो है पढ़ेंगे हम। और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जो है शॉर्टकट तरीका भी होता है। तो शॉर्टकट तरीका जो है एक किसी न किसी वीडियो में जो है हम डिस्कस कर लेंगे, एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन हम तो जो है उस चीज़ को डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दिस इज रॉड कंस्ट्रेंट। तो पहला लिखो रॉड कंस्ट्रेंट।
ठीक है, रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो देखो रॉड कंस्ट्रेंट क्या है, तो रॉड के अंदर कंस्ट्रेंट कैसे हो सकता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रॉड के बारे में ये जान लो कि रॉड जो है कैन बी पुल और पुश, ये पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। पुल और पुश कैसे कर सकता है इसके बारे में जो है हम वीडियो नंबर 1 में बताएं, जाके देख सकते हो। रॉड का जो लेंथ होगा हमेशा फिक्स होगा, रॉड का जो लेंथ होगा हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। रॉड का लेंथ जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट मोशन में फिक्स रहेगा। ये हमें हमारा बात याद रख लो। जैसे मान लो कि एक रॉड है, यहाँ पे क्या है, एक रॉड है यहाँ पे ऐसे। मान लो कि रॉड का लेंथ एल है, तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट जो है वो ना इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है। ए के रिस्पेक्ट में बी जो है ना इधर आ सकता है ना बी इधर जा सकता है। उसी तरह बी के रिस्पेक्ट में ए ना इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है। ऐसे बोल सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी का जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो 0 होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब ये ए बी जो है वो ए की तरफ नहीं आना सकता है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो है ना दूर जा सकता है, दूर नहीं जा सकता है। जैसे ही दूर जाएगा तो रॉड का लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेंथ क्या होना चाहिए, रॉड का फिक्स होना चाहिए रॉड कंस्ट्रेंट में। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0। ठीक है ना, याद रखना। चलो इस रॉड कंस्ट्रेंट पे जो है एक सवाल करते हैं, आराम से समझना, ठीक है ना। देखो सवाल है हमारा कि यहां पर ऐसे जो है दो ठो वाल है, दो ठो हमारा क्या है, वाल। ऐसे दो ठो हमारा क्या है, वाल है, ठीक है ना, दो ठो वाल है। और इस वाल पर एक रॉड पड़ा हुआ है दोनों वाल के सहारे, ऐसे दोनों वाल के सहारे रोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है, दोनों पड़ा हुआ है ऐसे वाल के सहारे ही, ठीक है। अच्छा रॉड जो है वो ये हॉरिजॉन्टल वाले वाल के साथ थीटा एंगल पे झुका हुआ है। ए वाला पॉइंट, रॉड का जो ए वाला पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं हम बी, और रॉड के ए वाला जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं ए। और ए पॉइंट जो है वो यू वेलोसिटी से इधर की तरफ जाना शुरू करता है। ए वाला जो पॉइंट है रॉड का, दो इंड होता है ना, एक इंड एक इंड, तो ए जो है यू वेलोसिटी से रॉड का ए वाला पॉइंट इधर जाना सकता है। तो बताओ कि रॉड का ए वाला पॉइंट इधर जा रहा है तो बी पॉइंट किधर आएगा, बी पॉइंट नीचे आएगा इस रॉड के सहारे, इस पे फिसलेगा। तो बताओ कि ए जब आगे जा रहा है तो बी जो है बी पॉइंट रॉड का नीचे आ रहा है। तो बताओ ए का मोशन जो के साथ बी का मोशन जो है वो क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है यूज किए हैं रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड कंस्ट्रेंट हम बताए थे ना, कंस्ट्रेंट क्या होता है कि किसी एक चीज का मोशन दूसरे के साथ रिलेट होना ही कंस्ट्रेंट कहलाता है, ठीक है। तो बी जो है किसी न किसी वेलोसिटी बी से आएगा नीचे की तरफ, वो हमको फाइंड करना है। सवाल है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ, पहला सवाल है इंड बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इंड बी। बी इंड के पास बताओ वेलोसिटी कितना होगा जब ए पॉइंट जो है वे वेलोसिटी से आगे जाएगा तब। तो बिल्कुल बता देंगे। देखो ध्यान से सुनना, इसको बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। एक मैथमेटिकली जो है कैसे हम बता रहे हैं ये समझो। मान लो कि ए वाला जो शुरुआत में डिस्टेंस है टी इक्वल टू 0 पे, और मान लो कि x है, और मान लो कि ए वाला जो y डिस्टेंस है हमारा क्या है, y है, और ए वाला लेंथ क्या हमारा l, रॉड का लेंथ l है। तो बताओ कि रॉड का लेंथ l है, तो बताओ l इक्वल टू क्या लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी क्या होगा हमेशा, फिक्स कांस्टेंट। क्यों, तुम बोलेगा सर ए पॉइंट तो जा रहा है इधर,
ए पॉइंट तो जा रहा है इधर, तो रॉड का लेंथ फिक्स कैसे होगा? देखो ए पॉइंट ने जा रहा है इधर, बी पॉइंट भी तो नीचे आ रहा है, बी पॉइंट नीचे आ रहा है तो ए पॉइंट जो है भले ही नीचे आ रहा है, ए पॉइंट भले ही इधर जा रहा है, लेकिन रॉड का जो लेंथ है वो हमेशा क्या है? फिक्स है, हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है ना? तो बताओ कि फिक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी एल स्क्वायर बाई डी टी बराबर डी एक्स स्क्वायर बाई, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा डी टी के रिस्पेक्ट में, तो चैन रूल यहाँ पे यूज करेंगे डी टी। तो यहाँ से बताओ कि डी एल स्क्वायर बाई डी टी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर उसी तरह वही करेंगे, डी वाई बाई डी वाई स्क्वायर बाई, यहाँ पे लिख देंगे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। बताओ कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ये एल स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये 0 होता है, बराबर एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर कांस्टेंट है क्यों? क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब आगे समझो क्या है डी एक्स बाई डी टी, क्या है? डी एक्स बाई डी टी जो है वह रेट है जिसमें x बढ़ रहा है। तो किस रेट से जो है डी एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, तो उस रेट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो x को बढ़ाने, टाइम के साथ बढ़ाने का जो रिस्पॉन्सिबल है कौन सा? वेलोसिटी हमारा u। तो ये बढ़ाने के लिए जो है जिम्मेवार है कौन? u। तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस u डी एक्स बाई डी टी की जगह पे 2x इंटू प्लस u प्लस 2y इंटू व्हाट इज डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है? तो डी वाई बाई डी टी जो है बेसिकली वाई एक्सिस को किस रेट से जो है कम हो रहा है, वाई एक्सिस किस रेट से कम हो रहा है, इस वाई एक्सिस को कम करने के जिम्मेवार टाइम के साथ कौन है? वी का है। वी जो है पॉइंट नीचे आ रहा है, लगातार टाइम के साथ वाई एक्सिस कम हो रहा है, तो किस रेट से हो रहा है वही तो वेलोसिटी होता है, तो दिस इज वी। लेकिन प्लस वी नहीं लिखेंगे, माइनस वी लिखेंगे क्योंकि घटा रहा है वो। बताओ यहाँ से कि ये जो है प्लस में आएगा इधर 2y इंटू वी बराबर 2x इंटू यू, 2 से 2 कैंसिल, तो वी बराबर हो गया x अपॉन वाई इंटू कितना? u। व्हाट इज x अपॉन वाई? व्हाट इज x अपॉन वाई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा। तो हमारे पास b पॉइंट की वेलोसिटी आ गई कितना? u कॉट थीटा। b पॉइंट के पास वेलोसिटी कितना आ गया? u कॉट थीटा। मतलब b पॉइंट जो है यहाँ पे b पॉइंट वो किस वेलोसिटी से जा रही है? u कॉट थीटा से जा रही है। बोलो समझ में आया? b जो है वो कैसे जा रही है? u कॉट थीटा से जा रही है। समझ गए ना? चलो, तो यहाँ पर जो है हम सारा जो है चीज वो मैथमेटिकली बताएं। कैसे बताएं? मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कहीं पर हम फिजिक्स यूज किए हैं? बिल्कुल नहीं किए, मैथमेटिकली हम बताएं। तो हम थोड़ा सा जो है इसको फिजिक्स से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, चलो, तो फिजिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे समझना, आराम से समझना, ध्यान से। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझो। ये हमारा जो है ऐसे एक्सिस है, दो ठोवाल, और यहाँ पर रॉड है। ध्यान से समझो, यहाँ पर इस एक्सिस में वेलोसिटी हमारा u, इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड किए, एंगल कितना है? थीटा। और यहाँ पर इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ कितना? वी। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब बताओ, यहाँ पे आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो u का एक कंपोनेंट कितना होगा? तो u का एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा। u का एक कंपोनेंट क्या होगा हमारा? u sin थीटा। u का एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा और u का एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा। उसी तरह vb का एक कंपोनेंट, vb का एक कंपोनेंट होगा vb cos 90 माइनस थीटा। जिधर थीटा रहता है उधर क्या ले लेते हैं? cos। तो ये cos 90 माइनस थीटा था ये वाला, तो इधर cos ले लिए। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा vb sin 90 माइनस थीटा। दिस इज vb का cos थीटा, दिस इज vb का sin थीटा। ध्यान से समझना, ये b पॉइंट है और हमारा क्या है? a पॉइंट है।
अब बताओ ध्यान से देखो, इस बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट के पास जो है वो वेलोसिटी जो है सिर्फ कैसे हो सकती है, ये हमको जज करना है। समझो, लेंथ मान लो एल है, रॉड का लेंथ तो फिक्स होना चाहिए। अब एक बात बताओ ध्यान से कि ये यू साइन थीटा क्या है। यू साइन थीटा जो है वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रॉड को रोटेट करने के लिए जिम्मेवार है, ऐसे रोटेट करने के लिए। उसी तरह ए के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट के पास ए जो वेलोसिटी है वी बी का कॉस थीटा, वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करने के लिए जिम्मेवार है। परपेंडिकुलर जो होता है, जो परपेंडिकुलर है रॉड का, वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन इन स्पेस, स्पेस में इसको रोटेट करने के लिए जिम्मेवार है। इसके बारे में जो है सर्कुलर मोशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट जो ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे, ठीक है। और उसी तरह ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट ऐसे जो है रोटेट कर सकता है, नीचे आ रहा है इसका मतलब रोटेट कर रहा है ना, ये आगे जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट को बी के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट को आगे बढ़ाने का जिम्मेवार जो है यू कॉस थीटा का है, और उसी तरह ए के रिस्पेक्ट में बी को और घटाने का जिम्मेवार जो है, बी को घटाने का जिम्मेवार है वो क्या है, बी साइन थीटा का। एक बात बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। तुम बोलेगा सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो तुम बोलेगा कितना से अप्रोच कर रहा है, तो वी बी साइन थीटा से नजदीक आ रहा है, वी बी साइन थीटा से नजदीक आ रहा है, और यू कॉस थीटा से दूर जा रहा है। तो इसको लिखना सिखाए हम कि वी बी साइन थीटा से नजदीक आ रहा है तो नजदीक वाला प्लस लिखते हैं और दूर जाने वाला माइनस में लिखते हैं, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये आ गया। लेकिन हम तुमको बताए थे कि ए के रिस्पेक्ट में अगर बी के रिस्पेक्ट में ए जो है दूर जाएगा, तो रॉड का लेंथ बढ़ जाएगा, रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो नजदीक आएगा तो रॉड का लेंथ घट जाएगा। हम जो है चाहते हैं कि रॉड का लेंथ फिक्स रहे, रॉड का लेंथ तो फिक्स रहेगा ना, हम बता दिए थे कि रॉड कांस्टेंट में रॉड का लेंथ क्या रहेगा, फिक्स। इसका मतलब है कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो है न नजदीक आना चाहिए, न बी के रिस्पेक्ट में ए जो है न दूर जाना चाहिए। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होना चाहिए, 0, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए, 0। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को 0 करो तो बताओ वी बी का साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा यू का कॉस थीटा। तो वी बी का साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यू का कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे तो वी बी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, यू कॉट कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज यू का कॉट थीटा, दिस इज वी बी इक्वल टू आ गया, बी के पॉइंट के पास वेलोसिटी आ गया। तो बोलेगा सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी 0 होना चाहिए, अरे बिल्कुल होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए, 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखेंगे, देखो जो सेपरेट हो रहा है जिस वेलोसिटी से दूर जा रहा है उसको प्लस लिखते हैं, तो यू कॉस थीटा से दूर जा रहा है तो प्लस लिखेंगे यू कॉस थीटा, माइनस जो नजदीक आ रहा है उसको माइनस लिखते हैं तो वी बी साइन थीटा, सेपरेट वाला प्लस लिखते हैं और अप्रोच वाला माइनस लिखते हैं, तो वी बी का साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व करेगा तो वी बी इक्वल टू आएगा यू का कॉट थीटा, वी बी का यू कॉट थीटा। समझ में आया, बोलो क्लियर हुआ ना। ये जो है फिजिकली जो है मैं जो है सॉल्व कर ली, ठीक है। तो ये जो सवाल था हमको रॉड कांस्टेंट का, बढ़िया सवाल था। दूसरा सवाल है, देखो पहला सवाल हम यहाँ पे दिए थे, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल इसी में है कि यहाँ पर एक मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ रॉड, मिड पॉइंट ऑफ रॉड, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y। सवाल है कि मिड पॉइंट है रॉड का, इसका कोऑर्डिनेट होगा कितना, रॉड दिया नहीं है, मिड पॉइंट ऑफ रॉड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स पॉइंट P। सेकेंड सवाल है इसमें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रॉड, रॉड का जो मिड पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। बिल्कुल बता देंगे, देखो आराम से बताओ कि ये जो है टोटल यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, आधा है बीच में ना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा x/2, और y कितना होगा, तो ये भी आधा है, तो दिस इज y/2 ऊपर है यहां से यहां तक, तो दिस इज y/2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x/2, y/2। बताओ इसका कोऑर्डिनेट है x/2, y/2, तो बताओ कि अगर P पॉइंट को
अगर हम अगर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखें तो लिखेंगे x/2 आई कैप प्लस y/2 जे कैप, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें dr/dt तो ऐसे लिखेंगे dx/dt x/2 dt प्लस इसको लिखेंगे dy/2/dt, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। बताओ कि dr/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P है, वही P पॉइंट वेलोसिटी बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो dx/dt लिख लो आई कैप प्लस 1/2 बाहर निकालो, ये लिखेंगे dy/dt, दिस इज जे कैप। ध्यान से समझना आराम से, P पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। देखो dx/dt, x की बढ़ने की जो रेट है, x के जो बढ़ने की रेट है, x की बढ़ने की रेट वो हमारा क्या है? u है। x की बढ़ने की रेट क्या है हमारा? u। तो इसके जगह पे लिख देंगे 1/2 u आई कैप प्लस dy/dt, dy/dt y के बढ़ने की रेट क्या है? y तो घट रहा है ना, देखो y तो यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे y जो है घट रहा है, y की घटने की रेट है vb, vb के कारण y रेट कम हो रहा है, तो y की घटने की रेट है vb, तो प्लस vb लिखेंगे कि माइनस vb, तो ऑफकोर्स माइनस vb लिखेंगे इंटू 1/2। तो बताओ P पॉइंट की वेलोसिटी आ गई u/2 आई कैप, और व्हाट इज vb? vb इज माइनस u cot θ/2 j कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट P के पास क्या वेलोसिटी आ गया, ठीक है, समझ में आया? ये था, ठीक है, ये हमारा था कौन सा कंस्ट्रेंट? रॉड कंस्ट्रेंट, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। इसको जो है एक और मेथड से सॉल्व करना हम सिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समझो, टेंशन, टेंशन कोई भी अंदर देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी अंदर, मान लो कि यहां पर, यहां पे टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होता है स्ट्रिंग के अंदर, वो हमेशा जीरो होता है। टेंशन के द्वारा वर्क डन जो होता है कितना होता है? जीरो। कैसे? देखो, मान लो कि यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट हम लटका दिए, अब आगे जो है वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें बताएंगे। जैसे ही m मास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लटका दिए, तो बताओ यहाँ पे कि mc किधर लग गया है? नीचे, mg हो गया नीचे। बताओ टेंशन किधर है? ऊपर, ठीक है। मान लो कि इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx नीचे की तरफ, mg ग्रेविटी के कारण टेंशन लग गया ऊपर की तरफ। लेकिन उसी तरह बताओ कि ये जो टेंशन है ये कौन खींचा है? रस्सी जो ऊपर की तरफ अपने मन से खींचा है, अपने मन से खींचा है। कैसे? जैसे ही m ब्लॉक जो है, m मास का ब्लॉक, वो आना चाहेगा नीचे mg से, तो टेंशन जो है तन जाएगी, रस्सी तन जाएगी, और रस्सी जैसे ही तन जाएगी तो ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा? खिंचाव का फोर्स लग जाएगा। वही टेंशन जो है कौन लगाया? स्ट्रिंग लगाया। ये dx डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे की तरफ हुआ, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। लेकिन मान लो कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग को जो है रस्सी अपनी तरफ खींचेगी, इस सीलिंग को अपनी तरफ टी से, तो इसके कारण जो है इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो गया कितना? dx, नीचे के कारण dx, ठीक है। तो अगर हम टेंशन का फोर्स का बात करें, टोटल वर्क डन का बात करें टेंशन के द्वारा, तो टोटल टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना हुआ? तो बताओ कि यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है हमारा t, डिस्प्लेसमेंट हुआ dx cos थीटा। यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे cos 0। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है, सॉरी, इसलिए cos थीटा, तो cos 0 लिखेंगे। प्लस यहाँ पे टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो फोर्स है हमारा ऊपर t, डिस्प्लेसमेंट है नीचे dx इंटू कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे हो गया t dx माइनस टी dx, टोटल कितना आया? 0। तो टोटल स्ट्रिंग के अंदर अगर टेंशन के द्वारा वर्क डन दिखा जाए तो हमेशा कितना आएगा? 0 होगा। मतलब सिग्मा इंटू टी डॉट dx,
टी डॉट डी एक्स हमेशा कितना आएगा, टेंशन के द्वारा वर्क डन, टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन किसी भी स्ट्रिंग के अंदर 0 आएगा। इसको एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी सिग्मा ऑफ टी डॉट डी एक्स अपॉन कितना, डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टी जो है टेंशन है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा भी, तो बन जाएगा सिग्मा टी डॉट भी टाइम के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू कितना, 0। उसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू कितना, 0। याद रखना, समझ में आया, याद रखना हमेशा। तो ये रॉड के लिए भी लगा सकते हो, कोई भी चीज के लिए यहाँ पे लगा सकते हो। उसी तरह यहाँ पे टेंशन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी वही चीज होगा, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी वही चीज होगा यहाँ पे, हमेशा याद रखना। क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन के लिए कैसे होगा, देखो ध्यान से, आराम से समझना। नॉर्मल रिएक्शन जो है, मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे एम मास का, इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा, ऊपर की तरफ, तो एम मास जो है वो भी तो नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, इसे नीचे, तो ए नॉर्मल जो है, ए ब्लॉक जो है, ए जो है इसके कारण डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर, उस तरफ ब्लॉक के कारण नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा डी एक्स नीचे। तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पहले ऊपर वाला नॉर्मल की बात करते हैं, तो एन इंटू ग्राउंड का सरफेस जो है लगा है ब्लॉक के सरफेस पे, तो मान लो ऊपर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एक्स, बोलो मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर की तरफ डी एक्स हुआ, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दिस इज डी एक्स, ऊपर की तरफ हुआ, इसलिए एन डी एक्स कॉस 0 लिखेंगे, प्लस उसी तरह ग्राउंड ब्लॉक जो है वो ग्राउंड के सरफेस पे नीचे लगाया है, ग्राउंड के सरफेस पे नीचे लगाया है तो ब्लॉक नीचे, तो बताओ एन इंटू डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स लगाया भले नीचे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो एन डी एक्स कॉस 180 लिखेगा, फिर से इसको टोटल सम करेगा तो कितना आएगा, 0, ठीक है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, सम करेगा 0 आएगा। इसका मतलब है कि सिग्मा ऑफ एन डॉट डी एक्स भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हो कि सिग्मा ऑफ एन डॉट डी एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एन डॉट भी 0। और ऐसे भी बोल सकते हो सिग्मा डॉट एन डॉट ए भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है ना, आगे चल के हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में बढ़िया से। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि इस सवाल को जो है हम इससे बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, देखो कैसे, ध्यान सुनना। यहाँ पर हमारा जो है थर्ड मेथड है, ठीक है ना, इस सवाल को बनाने का। और इस वीडियो में जो हम रॉडिक कांस्टेंट के बारे में जो है पढ़ पाएंगे, अगले वीडियो में जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आराम से समझो, यहाँ पर हमारा रॉड है ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे पड़ा हुआ, देखो ये एंगल है थीटा, एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ पे बताओ टेंशन कितना होगा इस पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितना, इधर की तरफ थी वेलोसिटी u ए पॉइंट के पास, और बी पॉइंट के पास वेलोसिटी कितना है, नीचे की तरफ ऐसे। यहाँ पे टेंशन होगा मान लो ऊपर की तरफ t, तो रॉड जो है मान लो कि रॉड जो है हर एक जगह सेम है, तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म रॉड है। तो अब बताओ कि टेंशन यहाँ पे t होगा, यहाँ पे थीटा है, अच्छा ए वाला एंगल कितना है, एंगल कितना है, तो दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हम अभी तुमको एक फॉर्मूला बताए थे, मान लो यही तो हम पूछ रहा था कि बी पॉइंट के पास वेलोसिटी कितना है, सवाल में यही था कि बी पॉइंट के पास वेलोसिटी कितना है। तो अभी हम तुमको एक फॉर्मूला बताए थे सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे एक्स तो है नहीं, भी है, क्यों ना हम सिग्मा टी डॉट भी इक्वल टू लगा दे 0, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बताओ सिग्मा ऑफ, यहाँ पे टेंशन बताओ, इधर टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन कितना टी, टी का एक कॉम्पोनेंट लो इधर, टी का एक कॉम्पोनेंट लो, जिधर वेलोसिटी हो रहा है उधर लो टी का कॉम्पोनेंट। तो बताओ टी का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर टी का कॉस थीटा, और टी का कॉम्पोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर में कितना आएगा, टी का साइन थीटा। बताओ टी साइन थीटा के कारण फोर्स जो है उसके कारण जो है रॉड ऊपर जाएगा, अच्छा टी साइन थीटा के कारण बताओ वर्क डन होगा, वेलोसिटी आगे, टी साइन थीटा परपेंडिकुलर है तो कोई नहीं होगा। उसी तरह देखो टी का एक कंपोनेंट आएगा टी का कॉस थीटा, कॉस नहीं ये 90 माइनस थीटा था, तो एंगल है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, कॉस क्या लिख दिए,
ये एंगल है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा ई 90 माइनस थीटा। टी का इधर कॉम्पोनेंट लेंगे तो आएगा टी कॉस 90 माइनस थीटा, और टी का ई कॉम्पोनेंट लिए, टी का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, टी का साइन 90 माइनस थीटा। बताओ टी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टी साइन थीटा होता है, टी कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब सिग्मा टी डॉट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ टेंशन के द्वारा जो है वर्क हो रहा है, तो बताओ टी साइन थीटा क्या होता है, सिग्मा सिग्मा टी डॉट भी इक्वल टू 0, मतलब सिग्मा टी डॉट भी टेंशन कितना है यहाँ पे टेंशन है टी साइन थीटा, वेलोसिटी है u इंटू डॉट हट के आता है कॉस थीटा, थीटा कितना लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि टी साइन थीटा और u जो है परपेंडिकुलर है, प्लस एक और टेंशन है टी कॉस थीटा इंटू वेलोसिटी है u इस पॉइंट के पास, और वेलोसिटी u है इंटू कॉस थीटा, थीटा है टी कॉस थीटा और u के बीच में एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पर हो गया। समीशन का मतलब होता है सारा टेंशन लिखना है, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पे देखो टेंशन क्या क्या है, यहाँ पे टेंशन है नीचे की तरफ टी साइन थीटा, उसके कारण वेलोसिटी है पॉइंट के बीच भी नीचे, और तो उसको लिखते हैं टी साइन थीटा इंटू बी पॉइंट के पास वेलोसिटी भी इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में, टेंशन है नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ। उसी तरह देखो यहाँ पे इस पॉइंट के पास टेंशन है इधर, वेलोसिटी है नीचे, इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो लिखो इस चीज को, प्लस फोर्स हो गया टी कॉस थीटा, टेंशन हो गया इंटू वेलोसिटी भी इंटू उसके बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में 90, और टोटल सम जो है सिग्मा कितना होना चाहिए 0। बताओ यहाँ पे कि ए वाला कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया, कॉस 90 का वैल्यू ऐसे ही 0 हो गया। तो तुम जो है अगले सवाल जब बनाएगा तो परपेंडिकुलर वाला जो है कंपोनेंट उसको मत लिखना, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला तो जो है ऐसे ही 0 हो जाएगा, डॉट हट के cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वेलोसिटी के जो एलोंग है टेंशन वो लेना है, या वेलोसिटी के अपोजिट है वो लेना है। देखो वेलोसिटी के अपोजिट है ये वाला, यही टेंशन सिर्फ बचा। बताओ टी कॉस थीटा इंटू यू, टी कॉस थीटा इंटू यू इंटू कॉस 180 का वैल्यू -1, प्लस टी साइन थीटा इंटू बी बी इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 बराबर कितना 0। तो एक काम करते हैं उधर ले जाओ इसको, तो टी कॉस थीटा इंटू यू बराबर टी साइन थीटा इंटू बी बी, टी से टी कैंसिल और बी बी चाहिए ना, तो बी बी इक्वल टू हो गया कॉस थीटा बाई यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दिस इज यू का कॉट थीटा। तो ये आ गया बी पॉइंट के पास वेलोसिटी। फिर हुआ तो हम जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं सवाल को। तो 3 तरीका जो है हम तुमको सिखाए हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रॉड कंस्ट्रेंट के लिए। समझ गया ना, तीनों सवाल में जो है हम तुमको अलग अलग तरीका सिखाए हैं, ठीक है। चलो, तो और भी इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे सेपरेट वीडियो में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में। ऑल द बेस्ट। और एक और बात, हैप्पी न्यू ईयर। ऑलवेज हैप्पी।